गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हैं एक नए चैप्टर के साथ में क्लास 9th चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स। चैप्टर का नाम है पीपल एज रिसोर्स, संसाधन के रूप में लोग। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर की महत्व मैं इसी तरीके से आपको बता दूं कि मनुष्य का क्या महत्व है, ये पूरा का पूरा इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है। तो पीपल एज रिसोर्स, इस चैप्टर में यह बताने की कोशिश की गई है कि मनुष्य एक संसाधन है, न कि बोझ। अब हम आगे देखेंगे इंट्रोडक्शन के द्वारा कि इस चैप्टर में कौन कौन सी बातों को समाहित करने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले कि मनुष्य अपनी योग्यता से, कुशलता से और स्किल से देश के विकास में योगदान देता है। उसकी इस योग्यता और कुशलता आती कहाँ से है? तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य, मतलब हेल्थ और एजुकेशन वो इनपुट है जिसके माध्यम से स्किल डेवलपमेंट होता है और एफिशिएंसी बढ़ती है और देश के विकास में वो व्यक्ति अपना योगदान दे पाता है। इसके साथ ही साथ मनुष्य अपने स्किल के माध्यम से प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है, अर्थात देश में उत्पादन और उत्पादकता में भी बढ़ावा मिलता है। तो ये इन सारी चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर में, और पूरा का पूरा चैप्टर इस एक लेसन में समाहित करने की कोशिश की गई है। बढ़ते हैं हम अगले स्लाइड की ओर। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन दिया गया है जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। दो स्टूडेंट आपस में वार्तालाप करते हैं। एक लड़की लड़के से पूछती है कि मनुष्य संसाधन कैसे है या मानव संसाधन क्या है? क्या यह लैंड है, क्या यह लेबर है, या क्या ये पैसा है, रुपया है या डॉलर है? लड़के का जवाब होता है कि यह रुपया, पैसा, डॉलर, ज़मीन से भी ज़्यादा है, क्योंकि मनुष्य अपने स्किल के ही माध्यम से इन सारी चीज़ों को, अर्थात रुपये को, पैसे को, संसाधन को, लेबर्स को अच्छे और गुणवत्तापूर्ण दृष्टि में बदल देता है, अर्थात उनको उपयोगी बना देता है। तो यह है मानव संसाधन का यहाँ पर महत्व। इसके बाद में हम आगे देखेंगे कि मानव संसाधन किन किन रूपों में महत्वपूर्ण है या वो कैसे देश के विकास में योगदान देता है। पहला चित्र हम यहाँ देखते हैं डॉक्टर का। अभी तक आपने देखा है कि डॉक्टर ने किस प्रकार से एक वॉरियर की भूमिका उन्होंने निभाई है और कोरोना वायरस जैसे पैंडेमिक में उन्होंने अपना क्या रोल दिया है। तो यदि हमारे देश में नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स ज़्यादा होंगे, तेज़ तरार डॉक्टर होंगे, तो रिसर्च में मदद मिलेगी और देश का विकास होगा। दूसरा, टीचिंग का काम। देखिए चैप्टर का नाम वही लिखा गया है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पीपल एज रिसोर्स। एक टीचर पढ़ा रहे हैं और वो किस तरीके से रिसोर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला चित्र आप देख रहे हैं प्रिंटिंग का, जो न्यूज़पेपर आप सुबह होते होते चाय के साथ में पढ़ते हैं, तो ये काम भी प्रिंटिंग के माध्यम से होता है और यहाँ भी मनुष्य एक रिसोर्स है। चौथा काम टेलरिंग का। आपने देखा होगा किस तरीके से टेलर्स ने जल्दीबाजी में मास्क बनाया और भारत मास्क निर्माण में तुरंत कम ही समय में इतना ज़्यादा आत्मनिर्भर हो गया है। मास्क ही नहीं बल्कि अब तो स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, मेक इन इंडिया के अंतर्गत पीपीई किट भी इतने ज़्यादा संख्या में बनाए जा रहे हैं कि हमें कोरोना जैसी बीमारी से दूर रखने के लिए हमें पर्याप्त कई सारे संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो मनुष्य एक संसाधन के रूप में इन चित्रों से आपको स्पष्ट हो रहा होगा। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एक गांव है और गांव की कहानी ये है कि सकल और विलास दोनों एक ही गांव में रहते हैं। सकल प्रारंभ से ही, जैसा कि चित्र के माध्यम से, ये चित्र 1 उनके बचपन की कहानी और ये चित्र 2 बाद की कहानी, 20-25 वर्षों के बाद की कहानी। होता ये है कि सकल के माताजी और पिताजी चाहते हैं कि वो अच्छा एजुकेशन ले, पढ़ने में भी वो तेज़ तरार होता है और स्वस्थ भी होता है। सकल पढ़ने के बाद में एक ट्रेनिंग लेता है और बाद में उसे एक कंप्यूटर फर्म में नौकरी मिल जाती है। वह एक सॉफ्टवेयर बनाता है, उसकी सॉफ्टवेयर बिक जाती है और वो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक अच्छे संसाधन के रूप में वह एक उभर करके सामने आता है। दूसरी स्थिति हम विलास की देखेंगे। विलास
शुरू से ही अपने मम्मी के काम में हाथ बटाता है। मम्मी उसकी बाज़ार में जा कर के मछलियाँ बेचा करती हैं। बाद में उनकी माताजी बीमार पड़ जाती हैं तो वो काम विलास को संभालना पड़ता है, और विलास इन्हीं सब कारणों की वजह से वो पढ़ नहीं पाता है। वो खुद अस्वस्थ है और गठिया अर्थात अर्थराइटिस का मरीज है। इसके कारण विलास को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बड़ा होकर के वह मछलियाँ बेचता है। दोनों की एक दिन यहाँ पर मुलाकात होती है तो दोनों के तौर तरीके में, बात में, व्यवहार में सारा अंतर उनकी पढ़ाई और उनके शिक्षा की वजह से दिखाई पड़ जाता है। तो इसी कहानी को विस्तार में इस पूरे के पूरे स्लाइड में दिया गया है। आप लोग बुक में इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो ये है स्टोरी ऑफ शकल, शकल की कहानी। इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड में हम विलास की कहानी देखते हैं कि किस तरीके से विलास बीमार पड़ता है, अर्थराइटिस का मरीज होता है और मछली बेच करके किसी तरीके से गुजारे भर का वो कुछ कमा लेता है। तो दो लोगों का यहाँ पे कंपेयर किया गया, दो लोगों को, और दो लोगों को दिखाया गया कि कौन एक अच्छे संसाधन के रूप में कार्य कर पा रहा है। हम आगे आते हैं जापान की कहानी के बारे में। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जापान एशिया का ही देश है लेकिन एक विकसित देश है। यह कैसे संभव हो पाया? जापान ने अपने तकनीक की सहायता से, अपनी स्किल के सहायता से, अपने श्रम की सहायता से, अपनी कुशलता की सहायता से अपने आप को एशिया का एक विकसित देश बनाने में सफल हो पाया है। जापान के लोग बहुत ज़्यादा श्रमशील हैं। और एक चीज़ और बता दूं, उद्योग के नाम पे या जापान में रिसोर्स के नाम पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जापान भारत से स्क्रैप आयरन, जो आयरन बिल्कुल सड़ा मतलब ख़राब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है, जिनका भारत जैसे देश में कोई उपयोग नहीं हो पाता है, उन आयरन्स को जापान अपने देश में मंगवाता है और उसको अपने कारखानों में एक अच्छे मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा अच्छे आयरन में बदल करके वो हम ही को दे देता है। तो ये है टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग जो जापान के पास है, और जापान ने अपने श्रम के बदौलत, अपने टेक्नोलॉजी के बदौलत यह सिद्ध कर दिया है कि किस तरीके से संसाधन का, मानव संसाधन का विशेष करके महत्व है। तो ये हो गई जापान की बात। अब हम आगे देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन। मनुष्यों के द्वारा कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती है। एक चीज़ मैं बता दूं, कोई भी डोमेस्टिक वर्क है, जैसे कोई घर का काम है या झाड़ू पोछा है, बर्तन है, यदि घर के लोगों के द्वारा किया जाता है तो परंपरागत तरीके से इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नहीं रखा जाता है। और यदि आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, आपको इसके लिए सैलरी मिल रही है, तो इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में रखा जाता है। अब आप देखेंगे, ये तो नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की हो गई बात। तो अब आप देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इकोनॉमी के कितने स्टेटस में, कितने हिस्से में उसको बांटा गया है। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के मतलब इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, 3 प्रमुख क्षेत्रक होते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्शियरी सेक्टर, मतलब प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। हम आगे बढ़ने के पहले एक चित्र देखेंगे और चित्र के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। एक चित्र आपको यहाँ पर विजिबल होगा। एक व्यक्ति ट्रैक्टर से खेती कर रहा है। ये कृषि का क्षेत्र है। कृषि का क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक नीचे आप देख रहे हैं कि उद्योग के सहारे किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये उद्योग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, शिप्स के माध्यम से चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक लाया जा रहा है। ये हो गया अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र अर्थात टर्शियरी सेक्टर। अब हम आगे इसको एलोबरेट करेंगे और ज़्यादा विस्तार पूर्वक हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ये हमारे इकॉनमी के 3 प्रमुख सेक्टर हो गए। अब हम बारी बारी से इन तीनों सेक्टर्स के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें नेचर से प्राप्त किए गए किसी भी वस्तु को हम नेचुरली डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, वो होता है प्राथमिक क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर, सेकंड फॉरेस्ट्री, थर्ड एनिमल हस्बेंड्री, फोर्थ फिशिंग, फिफ्थ पोल्ट्री फार्मिंग एंड 5 क्वायरिंग। तो इस तरीके की चीज़ें आती है
प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें हम नेचुरली किसी वस्तु का डायरेक्टली हम इस्तेमाल कर पाते हैं। दूसरा, सेकेंडरी एक्टिविटीज़। आप देख रहे हैं किस तरीके से एक कार का और उत्पादन हो रहा है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें हम नेचर से प्राप्त किए गए किसी भी प्राइमरी सब्सटेंस को सेकेंडरी सब्सटेंस में प्रोसेसिंग के माध्यम से, टूल के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उनका फॉर्म एक्सचेंज कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आती है मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत, जिसको हम कहते हैं विनिर्माण या उद्योग। ये सारे इकोनॉमी के एक्टिविटीज़ हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़। अब हम आते हैं टर्शियरी एक्टिविटीज़। जो काम मैं अभी कर रहा हूँ, शिक्षण का काम, तो ये आता है टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत मुख्य कार्य आते हैं सर्विस सेक्टर, जिसमें आप देखिए ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था के बिल्कुल उभरती हुई चीज़ें हैं, जिसके माध्यम से ज़्यादा आर्थिक उपार्जन अर्थात इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हमारे देश में प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का हिस्सा लगा हुआ है प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन इनकम की दृष्टि से देखा जाए, जीडीपी की दृष्टि से देखा जाए, राष्ट्रीय आय की दृष्टि से, नेशनल इनकम की दृष्टि से देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा इनकम होता है टर्शियरी सेक्टर से अर्थात तृतीय क्षेत्र से। अब हम आते हैं कि द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, हमें जनसंख्या संसाधन के रूप में चाहिए या जनसंख्या बोझ के रूप में चाहिए, लाइबिलिटी के रूप में चाहिए या बर्डन के रूप में चाहिए। ऑब्वियसली आप सब कहना चाहेंगे कि हमें जनसंख्या संसाधन के रूप में चाहिए। तो एक जनसंख्या का क्वांटिटी में होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसका क्वालिटी में होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो भी जनसंख्या हो, जो भी लोग हों, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो, उनके अंदर कौशल का विकास हो, उनके अंदर टेक्नोलॉजी हो, वो निपुण हो, ताकि वो किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से कर सकें। तो हमें हमेशा जो पॉपुलेशन चाहिए वो क्वालिटी वाला पॉपुलेशन चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि दो ऐसे इनपुट जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें पहला है एजुकेशन। जो काम आप कर रहे हैं, एजुकेशन आप ले रहे हैं। एजुकेशन कैसे महत्वपूर्ण है इसको आप लोग देखेंगे। 1951-52 के बीच में हमारे देश की लिटरेसी रेट थी 18% और अब हमारे देश की लिटरेसी रेट है लगभग 74%। इतनी ज़्यादा जो ग्रोथ वो हुआ, वो कैसे हुआ? हम सिर्फ 0.68% अपने जीडीपी का खर्च करते थे एजुकेशन के लिए, लेकिन आज हम लगभग अपने जीडीपी का 4% एजुकेशन के लिए खर्च करते हैं एक्सपेंडिचर के तौर पे। तो हमारे एजुकेशन में लिटरेसी रेट में वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, हमारे देश में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को के एजुकेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उनके लिए यूनिवर्सल एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ 11वां मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया है कि माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा कंपलसरी एजुकेशन जरूर दिलवाएं। तो सरकार का एक और प्रयास है मिड डे मील, मध्याह्न भोजन उपस्थिति बढ़ाने के लिए और बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ भोजन परोसने के लिए, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा गरीबी है, लोग गरीबी के वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। तो उनके एजुकेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए सरकार ने मध्याह्न भोजन या मिड डे मील की भी व्यवस्था की है। खास करके ग्रामीण एवं गरीब क्षेत्र के इलाकों में सरकार ने नवोदय विद्यालय की स्थापना की है। तो ये सारे एजुकेशन में ऐसे इनपुट हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं और इसका साफ विकास, साफ इसका हमको प्रतिफल देखने को मिला है देश के जीडीपी में या देश के इकॉनमी में। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि जो लिटरेसी रेट है वो पूरे भारत में एक समान नहीं है। दक्षिण के राज्यों में हम देखेंगे कि लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छी है। केरला के कुछ जगहों पे 96% का लिटरेसी रेट है, जबकि मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के कुछ ज़िलों में लिटरेसी रेट सिर्फ 30% से भी कम है। तो ये अंतर लिटरेसी रेट में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो सरकार के द्वारा इन सभी क्षेत्रों में सुधार के लिए भरसक कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हमें अभी आगे और चलना है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, हेल्थ।
अभी आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से पूरी विश्वव्यापी जो बीमारी आई है उसके वजह से अमेरिका जैसे विकसित देशों की भी स्थिति खराब हो गई है। उनके पास भी तमाम उतने वेंटिलेटर और बेड्स नहीं उपलब्ध हैं जितने कि मरीज कोरोना वायरस के वहाँ पर हो रहे हैं। तो इसका समाधान करने के लिए सरकार को हेल्थ को मजबूत करने के लिए, हेल्थ स्टेटस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए सरकार को और ज़्यादा व्यवस्थाएं करनी चाहिए। अब आपने देखा कि किस तरीके से शकल और विलास की कहानी में विलास अनहेल्दी मैन के रूप में वो डेवलप अपने आप को नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाता है इकोनॉमी में। तो एक देश की इकोनॉमी में स्वास्थ्य की बहुत अहम भूमिका होती है, इसलिए हमें स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आपको यहाँ पर भी वेरिएशन दिखाई पड़ेगा। देश के 181 मेडिकल कॉलेज में 81 सिर्फ 4 राज्यों में स्थित हैं, दक्षिण के राज्यों में, और बाकी बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की स्थिति मेडिकल के मामले में या स्वास्थ्य के मामले में बहुत ही खराब है या दयनीय है। जबकि यहाँ की जनसंख्या आप जानते हैं कि कई यूरोपीय देशों, बड़े यूरोपीय देशों की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अकेले रूस के लगभग बराबर है। तो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में और सबसे बड़ा राज्य हमारे यहाँ जनसंख्या में, दोनों लगभग बराबर हैं। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। अब एक मेन समस्या आती है अनएम्प्लॉयमेंट की। तो ये चित्र देख करके आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या होती है। अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी वह स्थिति होती है जब व्यक्ति कार्य करने का तो इच्छुक होता है अभी प्रेजेंट सैलरी में, जो सैलरी सिस्टम चल रहा है, लेकिन उसको काम नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति देश के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट से देश के जीडीपी में, देश के इकोनॉमी में, देश के नेशनल इनकम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पुराने आंकड़े के अनुसार तो 3.4 करोड़ लोग भारत में बेरोजगार थे, और अभी के पैंडेमिक के बाद तो बेरोजगारी का दर और ज़्यादा बढ़ गया है पूरे विश्व स्तर पर। तो इससे हमें देखने की ज़रूरत है, इसे हमें संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि देश का युवा वर्ग, भारत को कहा जाता है यंगिस्तान, क्योंकि ये युवाओं का देश है। तो देश का युवा वर्ग को नौकरी की तलाश रहती है और वो काम करने के इच्छुक भी होते हैं, परंतु उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट के अलग अलग रूप। तो खास करके शहरी क्षेत्र में जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रूप होता है वो होता है एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। लोग स्नातक होते हैं, मैट्रिकुलेशन होते हैं, पीएचडी होते हैं, लेकिन उनको अपने एजुकेशन के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्टेटस है वो बदल जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमें खास करके डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, और इसके साथ ही साथ हमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक खेत में यदि सिर्फ 2 लोगों का काम है और 3-4 लोग ऐसे ही उस खेत में लगे हुए हैं, तो जो 3-4 लोग जो बैठ भी सकते थे, उनके बिना भी काम चल सकता था, इन 3-4 लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इसे छुपी हुई बेरोजगारी कही जाती है। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में हमें मौसमी बेरोजगारी भी देखने को मिलता है, जिसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे धान गेहूं की खेत की बुआई के बाद में जो बीच का इंटरवल का फेज़ होता है, उसमें ज़्यादातर लोग बैठे हुए होते हैं, उनके पास में किसी भी प्रकार का काम नहीं होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट वास्तव में किसी देश के लिए बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। इसके बाद भी कुछ डाउट, कुछ समस्याएं आप लोगों को रह गई होंगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग टेक्स्ट बुक का अध्ययन करिए और उसके हिसाब से अपने डाउट को क्लियर करिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।